हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो सब मजे में ना। आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 6, टाइम ऑफ सप्लाई। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने का बेसिक रूल, उस चैप्टर के नाम का मतलब तो समझ लो। अब हमें क्या लगता है कि मान लो इस टाइम पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, यानी एक तरीके से आई एम प्रोवाइडिंग यू माई सर्विसेज, मैं सर्विस दे रही हूँ, तो यही टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। फिर इसमें पढ़ने वाली क्या बात है, आइए देखते हैं क्या है। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है ना, हमारे पास जीएसटी में एक बेसिक एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। मान लो आपने कोई गुड्स या सर्विसेज सितंबर में डिलीवर करे, तो वो कहते हैं भाई सितंबर मंथ में आपने जो भी डिलीवर करा, हम मान रहे हैं आपकी सितंबर में जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो गई, क्या आपको जीएसटी पे करना है। आप अक्टूबर में उसकी रिटर्न फाइल कर दो, मतलब नेक्स्ट मंथ महीना खत्म हो गया, रिटर्न फाइल कर दो, हमें समरी दे दो कितना कितना आपने जो है जीएसटी कलेक्ट किया कस्टमर से, वो हमें पे करो, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मान लो ये एक मिस्टर ए है, ठीक है। इस ए ने क्या किया, इसने मिस्टर बी को गुड्स डिलीवर कर दिए, टीवी सेल किए थे, कितने 10 टीवी। इसने ये कह दिया, ए ने बी को इनवॉइस इशू कर दिया। मैम कौन सी डेट को इनवॉइस इशू करा, उसने इनवॉइस इशू करा था 23 मार्च को, ठीक है। गुड्स डिलीवर, इनवॉइस इशू, तो कहो ना कि मार्च में उसकी एक तरीके से जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो गई, जो वो अप्रैल में गवर्नमेंट को दे देगा। यानी मैं बोलूं जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होने को कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई, कि कब गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये टाइम मान रहे हैं आपने सप्लाई किया, तो हमें आप पेमेंट कर दो जीएसटी में। बट जो हो गया क्या, मिस्टर बी ने इसको पेमेंट ही नहीं करी, वो इसको पेमेंट कर रहा है जाकर मेरे। अब बिजनेस में तो उधार चलता है, तो कहता है यार रहता हो, मार्च में तो मान रहे हो मेरी जीएसटी लायबिलिटी अराइज हो गई, बट एक्चुअली ये जो कस्टमर है ना, मैंने इसको सामान दे दिया था, ठीक कह रहे हो सरकार, मैंने सामान दे दिया लेकिन इसने मुझे पेमेंट मई में करी। तो क्वेश्चन आता है कि कब उसकी लायबिलिटी अराइज हुई, यानी कौन सा टाइम ऑफ सप्लाई है, जब गुड्स डिलीवर करे, जब इनवॉइस इशू करा, या जब पेमेंट करे। ये सब बातें हमें ये चैप्टर सिखाने वाला है, और या दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर एज वेल इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो गाइस को आज लेट्स स्टार्ट इट। अब टाइम ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर है वो हमारे पास यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक आता है जहां हम देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई हम यहाँ पर देखने वाले हैं गुड्स के केस में। सेकेंड स्टूडेंट्स हम देखेंगे सर्विसेज के केस में, ठीक है। अच्छा, ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, रेलेवेंट डेफिनेशन, ऑलरेडी हम काफी चैप्टर्स में ये कवर कर चुके हैं। जो नई डेफिनेशन अगर मुझे यहाँ कुछ लगी तो मैं आपको प्रोविजन के साथ ही समझा दूँ, ठीक है। आइए, सो यहाँ पर हमने कहा गुड्स और सर्विसेज। अब बात करेंगे हम डोमेस्टिक सप्लाई की, यानी वो सप्लाई जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर एज वेल एज प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ की है, इंडिया की है, ठीक है, दोनों केसेस में। तो गुड्स के केस में डोमेस्टिक सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई बताता है हमें सेक्शन नंबर 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। सेक्शन नंबर याद करना है 110%, बिल्कुल याद करना है, क्योंकि इतना इजी सेक्शन नंबर है। सेक्शन 12 गुड्स का, सेक्शन 13 सर्विसेज का, ठीक है। और अभी इसके सबसेक्शन भी याद करने हैं, एंड आई प्रॉमिस यू ये सबसेक्शन में आपको क्लास में याद करवाती हूँ, ठीक है। इस लेक्चर में हम ये गुड्स वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ये सर्विसेज वाला पार्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लो। चलो, यहाँ हमने बोला सेक्शन नंबर 12 डोमेस्टिक सप्लाई के बारे में बात करते हैं। अब स्टूडेंट, सेक्शन 12 में कितने प्रोविजंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, यानी कितने सबसेक्शन है जो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो 5 सबसेक्शन पढ़ेंगे हम, जहां पर फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर्स, काफी इंटरेस्टिंग चीजें कवर होंगी। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 का फॉरवर्ड चार्ज वाला पार्ट, यानी सब सेक्शन नंबर 2। सबसेक्शन 1 नहीं, सबसेक्शन 2 से स्टार्ट हो रहा है फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। 5 सबसेक्शन आएंगे, यानी 2, 3, 4, 5, 6 तक जाएगा। क्लियर, याद करना है, क्योंकि सबसेक्शन लिखना है, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में। चल, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, इसको हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स रीड विद। एक और सेक्शन आता है यहाँ पर, सेक्शन नंबर 31। ये सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 बताता है जी टाइम ऑफ सप्लाई, और 31 बताता है, मैं बताऊंगा सेक्शन 31 हूं मैं इस टाइम, मैं बताऊंगा कि आपको इनवॉइस कब तक इशू करना चाहिए था। पूरी बात करेंगे आराम से। अब ये किसके बारे में है,
फॉरवर्ड चार्ज के बारे में। किसके बारे में? फॉरवर्ड चार्ज के बारे में। अब फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इतने सारे चैप्टर्स में, जहां पर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने की जो लायबिलिटी अराइज होती है दैट इज ऑफ सप्लाई। चलो क्या कहा मैंने आपको कि सेक्शन 31 हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अच्छा, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज कहता है सप्लायर की लायबिलिटी अराइज होती है कि जहाँ पर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करे, यानी जब नॉर्मली हम लोग करते हैं दुकानदार के पास से भैया एक पेन दे दो, हमने हमारे टैक्स के नोट्स बनवाने हैं क्योंकि आयुषी मैम ने नोट्स बनवा रही है क्लास में, पेन लेकर आओगे जीएसटी पूरा 10 रुपए उसको दे दिया, वो अपने आप गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। ऐसा ही होता है ना? तो ये होता है फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज के केस में स्टूडेंट टाइम ऑफ सप्लाई है कि वो कह रहा है, अब जिस तरीके से मैं जो नेमोनिक्स लिख रही हूँ, जो मेमोरी टेक्निक लिख रही हूँ वही लिखो। टाइम ऑफ सप्लाई कहता है आई और पी विच एवर इज अर्लियर। आई या पी जो भी पहले आएगा, आई या पी जो भी पहले आएगा, ठीक है। अब आई या पी जो भी पहले आएगा, हाँ इसमें एक अमेंडमेंट भी है नोटिफिकेशन के थ्रू, वो भी बढ़ाऊंगी। तो किसी ने अगर थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ है तो फिर टस्ट करो, सब चीजें कवर करवाऊंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो एग्जाम में तरीका है लिखने का वो करवाऊंगी, ठीक है। अमेंडमेंट भी करवाऊंगी लेकिन ये भी जरूरी है, ओके। चलिए, सो आई और पी विच एवर इज अर्लियर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आई? आई का मतलब होता है कि हम ये देखते हैं एक तो कि किस दिन इनवॉइस इशू किया गया, दैट इज आई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या फिर पी किस दिन पेमेंट रिसीव हुई है। देखो सप्लायर है तो उसके मतलब है कि पेमेंट अगर मैंने कुछ सप्लाई किया है तो मैंने इनवॉइस इशू करा और एक पेमेंट रिसीव करी, क्लियर। सो डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये होता है कि भाई दोनों डेट्स में से जो भी डेट पहले आई, विच एवर इज अर्लियर। अब मैम इशू ऑफ इनवॉइस मतलब जिस दिन इनवॉइस इशू करा, आप पता है बात क्या है, तो ना समझना इसको। हमने कहा जी जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ, ठीक है। तब लोग तो है बहुत चालाक, उन्होंने क्या करा, इनवॉइस इशू करना चाहिए था, उनका क्या था ना, इनवॉइस डेट थी, उन्होंने इनवॉइस वैसे बेसिकली इनवॉइस इशू करना था 23 मार्च को, ठीक है। पेमेंट डेट थी उनकी 28 मार्च, बट दिस सेड यार ऐसे करके तो 23 मार्च को हमारी जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो रही है ना, हमें इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है। तो लेट्स डू वन थिंग, क्या करते हैं कि हम अपना इनवॉइस 23 मार्च को इशू ही नहीं करते, इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं और अप्रैल में इशू करेंगे, जिससे कि फिर क्या हुआ, विच एवर इज अर्लियर 28 मार्च वाली पे टाइम ऑफ सप्लाई शो। जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, चीन का टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट उस स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी है, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि कभी मर्जी इशू करो। आई में हम आपको ये भी बता रहे हैं, जो सेक्शन 31 बताता है कि कौन सी डेट तक आपको मैक्स टू मैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी पढ़ेंगे आई में कि भाई एक डेट तो वो हो गई जब इनवॉइस इशू हुआ, सेकेंड डेट इज लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड, यानी सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था, ठीक है। सो ये डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के नीचे लिख लो #1 और फिर ऐसे ही #2। अब #1 हमें बताएगा कि इनवॉइस यानी आई अब बेसिकली है क्या, कौन सी डेट को इनवॉइस डेट मानेंगे बिकॉज स्टूडेंट। सो एक्चुअल डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, एक्चुअल डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस इशू करा, या फिर लास्ट डेट जब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। अब जो मैं लैंग्वेज लिखवाऊंगी आपको वही एग्जैक्टली पेपर पे लिखनी है, तो इसमें आपको मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, नहीं ought to have been issued, ठीक है। दैट इज अ टेक्निकल लैंग्वेज, ought to have been issued, प्रोफेशनल लैंग्वेज है ये, लिखो ought, OUGHT, ought to have been issued। हाँ जी, बुक में मैंने सब कुछ दिया हुआ है, बट इसके आपको रिविजनल नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको बनवा रही। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31, ठीक है, कि सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग वो लास्ट डेट जब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, इन दोनों डेट। अब पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार ना मान लो सप्लाई किया था 10,000 के गुड्स,
इनवॉइस बनाया सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए का, तो कैसे करें? तो उसके लिए होता है कि भाई जितने का इनवॉइस वो बना रहा है वो गुड्स यहाँ पे कवर होगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट को सपने थोड़ी लाने हैं कि कितने आपने गुड्स सप्लाई कर दिए, नहीं ना, जितने का इनवॉइस दिखा रहे हो हम उतने को ही सप्लाई मान रहे हैं। सो दैट इज टू द एक्सटेंड invoice covers supply of goods, to the extent invoice covers supply of goods, ठीक है। तो जितने का इनवॉइस दिखाएगा हम उतने का ही मान रहे हैं कि गुड सप्लाई हुए हैं। इन दोनों डेट्स में से मैम कौन सी लेनी है? सो अगेन विच एवर इज अर्लियर, जो भी डेट पहली आई है, विच एवर इज अर्लियर, मैं इसको WEE लिख रही हूँ, विच एवर इज अर्लियर है। अब प्लीज ज्यादा दिमाग ना चलाना और इसको WEL मत मान लेना, इसीलिए मैंने ऊपर क्लियर कर दिया, सॉरी WIE, ठीक है। विच एवर इज अर्लियर, इसको ब्रैकेट में लिख लो, मैं हर पॉइंट पे यही लिखूंगी, WIEY, दैट इज विच एवर इज अर्लियर, क्लियर। तो मान लो एक्चुअल डेट उसने 23 मार्च को करा, मान लो 28 को करा, 28 मार्च हो जाना चाहिए था 23 फरवरी को, तो कौन सी डेट को इशुएंस डेट मारेंगे हम? 23 फरवरी, दैट इज विच एवर इज अर्लियर, क्लियर। अब आई के लिए ऐसा है तो क्या पी के लिए ऐसा कुछ नहीं है? आई कवर हो गया। अब बात करेंगे पी की, दैट इज डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट में स्टूडेंट्स हम मानते हैं, डेट ऑफ पेमेंट के बारे में लिखिए, दैट इज पी, #2 डाल दो यहाँ पर। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट यानी जिस दिन सप्लायर को एक्चुअल में अमाउंट मिला, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई मैम, चलो ठीक है, ये तो समझ आ गया, दैट इज डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट ही, या फिर वो डेट अब यहाँ पर बात आती है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर वो जो डेट बात आ रही है उसके लिए भी यहाँ पर स्टूडेंट्स बोल दिया कि देखो सेम पॉइंट एप्लीकेबल, कि उतनी ही पेमेंट हम मानेंगे टू द एक्सटेंट इट कवर्स द सप्लाई ऑफ गुड, जितना हमने गुड्स की सप्लाई में दिखाया है, ठीक है। टू द एक्सटेंट पेमेंट कवर सप्लाई ऑफ गुड्स, तो उतना ही पेमेंट मानेंगे जितना उसने गुड्स के लिए कवर कर दिया, कवर सप्लाई ऑफ गुड्स, टू द एक्सटेंट पेमेंट कवर सप्लाई ऑफ गुड्स, क्लियर है यहाँ पर। अब आई एक नोटिफिकेशन ने पूरे प्रोविजन को बदल डाला। देखो अगर कभी भी पेपर में लिखना आ गया व्हाट इज सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, आपको पूरा लिखना होगा आई और पी विच एवर इज अर्लियर, पर ये नोटिफिकेशन ने ना, मैं बोलूंगी सबको इनको हिला डाला। कैसे? बट एज पर एक नोटिफिकेशन आई, इसने कहा मेरी बात सुन लो, मैं कह रहा हूँ, नोटिफाई कर रहा हूँ, सबको माननी पड़ेगी बात। क्या बात है कि आज से पेमेंट वाली डेट को कोई मैटर नहीं है। फॉरवर्ड चार्ज के केस में क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस वाली डेट। यानी वहां पर कहा अब से क्या होगा, 2017 में ये नोटिफिकेशन आई थी, अब से उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मानोगे जो डेट ऑफ इनवॉइस है, यानी एक्चुअल डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट जब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, विच एवर इज अर्लियर, क्लियर। मैम आप सीधा ये लिखवा देते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमें दोनों एडिशन करने होते हैं, पहले सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, आफ्टर दैट हमें ये लैंग्वेज लिखनी होती है कि भाई एक नोटिफिकेशन आई थी। अब इतनी इंपॉर्टेंट है कि 2017 से आज तक भी ये इंपॉर्टेंट है। चलो ये इसी में भी पेपर में आती है तो उसका नंबर याद करेंगे। बट एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66 कौन से ईयर में आई थी? 2017। सेंट्रल लेवल आई थी, सेंट्रल टैक्स कौन सी डेट को आई थी? 15 नवंबर 2017। ये पूरा आपको बच्चों याद करना है, ठीक है। यहाँ पर बोला कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? डेट ऑफ इशू ओनली, डेट ऑफ इनवॉइस ओनली, यानी आई वाली डेट। अच्छा मैम वैसे उन्होंने लीगल लैंग्वेज में क्या दिखाया स्टूडेंट? उन्होंने क्या किया ना, ये जो आई और पी विच एवर इज अर्लियर है, देखो यहाँ आई और पी विच एवर इज अर्लियर, इन्होंने इसको सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, ये है आगे आई वाला पॉइंट क्लॉज नंबर ए और पी वाला पॉइंट है क्लॉज नंबर बी। तो उन्होंने कहा अब हम क्या करेंगे, इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ क्लॉज ए देखेंगे, बी नहीं देखेंगे, दैट इज पेमेंट वाला पार्ट नहीं देखेंगे। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर ए, बस ये चेक करना है। देखो यहाँ बी नहीं देख रहे यानी पेमेंट नहीं देख रहे, सिर्फ और सिर्फ ए वाला पॉइंट देखेंगे, क्लॉज नंबर ए देखेंगे। ओके चलो अब यहाँ पर एक बात बताओ, क्या ये कंपोजिशन सप्लाई पे भी एप्लीकेबल होगा? फॉरवर्ड चार्ज पर है, सब पर होगा, लेकिन कंपोजिशन पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बनाया था सेक्शन नंबर 10 कंपोजिशन सप्लाई के बारे में,
उसमें हमने बात की थी कि कंपोजिशन सप्लाई जो होता है उसको कैसे टैक्स पे करना है। सिंपल बात है, उसको अपनी टर्नओवर के बेसिस पे टैक्स देना होता है, तो उसके डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, इशुएंस ऑफ इनवॉइस मैटर नहीं करती, उस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनफैक्ट आप लिख भी सकते हो, पहले यहाँ लिख लो जिससे पेपर के रिविजन में हेल्प होगी। इट मीन्स पेमेंट वाला पॉइंट कट, पेमेंट वाला पॉइंट कट। चलो लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ लिख लो कि ये सब पर अप्लाई है बट एक्सेप्ट कंपोजिशन सप्लाई अप्लाइज टू ऑल एक्सेप्ट कंपोजिशन सप्लाई अप्लाइज टू ऑल एक्सेप्ट कंपोजिशन सप्लायर। कंपोजिशन सप्लायर पर ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? इस एग्जाम्पल से मुझे बता रहा हूँ, एक पर्सन है, उसने गुड्स सप्लाई करे थे, फटाफट से आंसर लिख के बताओ मुझे। गुड्स सप्लाई करे थे उसने 28 फरवरी 2024, ठीक है? उसने स्टूडेंट्स गुड्स सप्लाई करे थे 60,000 रुपीज के, लेकिन उसने क्या करा, उसने पेमेंट कर ली तब 14 फरवरी 2024, ठीक है? कंप्लीट 60,000 की या जैसे भी अमाउंट है पेमेंट कर दी, ठीक है? इनवॉइस इशू करा उसने 29 फरवरी 2024, लीप ईयर, ठीक है? अब मुझे ये बताइए कि यहाँ केस में आपके पास कौन सा टाइम ऑफ सप्लाई है? मैम यहाँ पर क्या है, सबसे पहले वाली डेट है पेमेंट, यानी एडवांस में पे कर दिया उसने, ठीक है? तो ठीक है, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ने क्या बोला था, आई और पी विच एवर अर्लियर, और ये निमोनिक आपके और मेरे बीच की बात है, एग्जामिनर को पूरा लिखकर बताओगे कि डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, उसके बाद इशुएंस ऑफ इनवॉइस का मतलब यानी एक्चुअल डेट ऑफ इशुएंस इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑफ टू हैव बीन इशूड टू द एक्सटेंट वो सप्लाई ऑफ गुड्स को कवर कर रहा है, पूरी लाइन लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। मैं जब टेस्ट लूँ प्लीज उसमें भी पूरी लाइन लिखना, अदरवाइज आई एम वेरी स्ट्रिक्ट एग्जामिनर जब मैं अपना टेस्ट लूंगी आपसे, ठीक है? चलो ऐसे ही पेमेंट के लिए लिख देंगे, सो आई आर पी विच अर्लियर बट एज पर नोटिफिकेशन नंबर लिख लेंगे ना। चलो 66/2017, सीटी डेटेड 15 नवंबर 17, उसने कह दिया अब तो हम सिर्फ सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्लॉज को देखेंगे, उसके हिसाब से क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई 29 फरवरी 2020, क्योंकि गुड सप्लाई देखना नहीं, पेमेंट इसने हटा दिया, एक्चुअल टाइम ऑफ सप्लाई इज जिस दिन उसने इनवॉइस इशू करा। ओके, समझ आ गया? हाँ, अब इसमें देख लेंगे एक्चुअल ये है और लास्ट डेट चेक कर लेंगे कब करना बनता है, उन दोनों में से जो अर्लियर है दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है? बुक देख लें एक बार, आ जाइए। Yeah. Time of supply of goods under forward charge, section 12 subsection 2 read with section 31. As per section 12 subsection 2, time of supply of goods that are taxable under forward charge, इन दोनों डेट्स में से जो अर्लियर डेट है यानी इशुएंस ऑफ इनवॉइस या रिसीट ऑफ पेमेंट, बाकी आपको जो मैंने नोटिफिकेशन नंबर लिखवाया है सब चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, जिससे जब आप बुक देखोगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? अब बात आती है इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस के लिए सिर्फ एक बात, क्या? अरे वही वाला दो बातें, इश्यूएंस जिस दिन इनवॉइस इशू करा या फिर लास्ट डेट जिस दिन इनवॉइस इशू होना चाहिए था। मैम पेमेंट के लिए दो बातें नहीं बताई उन्होंने, वो भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत खास बात स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लीज नोट्स में मेंशन करो कि ये जो मैंने आपको नोटिफिकेशन बताई है यानी कि पेमेंट वाला पॉइंट कट कर दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए आया, सर्विस के लिए नहीं, तो सेक्शन 13 में नहीं अप्लाई होगा। देख लो, ये जो रिलीफ आया है ना फ्रॉम पेमेंट वाला पॉइंट, रिलीफ फ्रॉम पेमेंट वाला पॉइंट, ये किसके लिए है? ये गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में नहीं है। ठीक है दोस्तों, सर्विसेज के केस में ये नहीं है। अभी आपको लग रहा है अरे हाँ याद रहेगा, नहीं तो आपने वो पढ़ाया नहीं, बट रिविजन टाइम पर बहुत हेल्प करेगा, लिख लो इसको। अब इस हैशटैग नंबर 2 डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, इसमें भी आगे लिखिए स्टूडेंट कि यहाँ पर हमें चेक करना है या तो वो डेट, पेमेंट डेट को मारेंगे क्या। देखो स्टूडेंट, सो पेमेंट डेट को हमने क्या मानना है, दैट इज पी को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला तो वो मैंने अपनी अकाउंटिंग बुक्स पर आई, उसमें रिकॉर्ड कर दी मुझे पेमेंट रिसीव हो गई 17 मार्च 2024।
एक वो मैंने रिकॉर्डिंग करी है और मेरे बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है, दोनों में अंतर है। हो सकता है पैसा क्रेडिट 16 मार्च को हो गया, मैं लिख रही हूँ 17 को, इसका रिवर्स हो सकता है कि 17 को पैसा क्रेडिट हो रहा है, बट मैंने पहले ही किया, मुझे विश्वास था उस पर कि दे दे पैसा। तो विच एवर इज अर्लियर शेल बी द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, प्रैक्टिकली तो ये केस जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद पेमेंट वाला पॉइंट हटा दिया। बट जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, नॉट इन द प्रैक्टिकल लाइफ, तो वहां पर आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना होता है, जो हम करेंगे भी क्वेश्चंस पे, कि ये इश्यूएंस डेट, ये पेमेंट डेट, विच एवर इज अर्लियर, पर एज पर नोटिफिकेशन नंबर ये बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लो उस केस में डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑन विच पेमेंट रिकॉर्ड करी है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड, किसमें रिकॉर्ड करी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को BOA लिख ली, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पेपर में पूरा लिखना, पेपर में टाइम अच्छे से वहां पर यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो अच्छे से लिखना है। चलो, उसके बाद मैम किसकी बुक्स में पेमेंट कौन रिसीव करे, सप्लायर, तो सप्लायर की बुक्स में। और डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट, डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड, डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू बुक्स बैंक अकाउंट। क्या अब बात आती है मैम, अगर उसको कैश में पेमेंट भी बिजनेस में माना जाता है, मैक्सिमम पेमेंट्स बैंक से ही रिसीव होती हैं, तभी आपने PGBP में पढ़ा है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इनकम टैक्स, तभी पेमेंट करने वाले को एक्सपेंडिचर की रिडक्शन मिलती है। तो नॉर्मली सब जो है बैंक से पेमेंट्स करते हैं, इसीलिए यहाँ लिखा कैश मिला है, तो भी जिस दिन आपको एक्चुअल कैश मिला है। ठीक है, अच्छा, तो इन दोनों डेट्स में से डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर। अब आपको आई होप सबको पता है, नहीं पता फिर समझ लो। जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, जब पैसा जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। यार कैसे, अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर कि जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड, और जब पैसा जाता है बैंक अकाउंट डेबिट होता है, उसमें से पैसा निकलता है। क्लियर, आई होप अकाउंट्स सबका फंडामेंटल क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप में से अलग से ये पूछ भी सकते हो कि हमें ये वाला फंडामेंटल समझा। चल, अब बात आई, मैंने ना एक लाइन लिखवाई थी, क्या, टू द एक्सटेंट इट कवर्स द अमाउंट ऑफ सप्लाई हो वाला, उसको एक बार और अच्छे से पढ़ ली। चलो आ जाओ फिर, चलो स्टूडेंट्स, हाँ आ जाओ, बता दूंगी। ठीक है, लिखो टू द सिग्निफिकेंस ऑफ, की क्या इंपॉर्टेंट है उस लाइन की, सिग्निफिकेंस ऑफ टू द एक्सटेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ टू द एक्सटेंट, इनवॉइस और पेमेंट, इनवॉइस और पेमेंट, इनवॉइस के केस में या पेमेंट के केस में, दोनों के केस में लिखा टू द एक्सटेंट इट कवर्स द सप्लायर ऑफ गुड्स, तो इसका एडवांटेज, इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले में लिखो। टू द एक्सटेंट इनवॉइस और पेमेंट कवर्स द सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर, अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल समझो, मान लो गुड्स सप्लाई हुए थे 60,000 रुपए के, पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन एडवांस, यानी 50,000 रुपए एडवांस पे उसको मिल गए। यानी पेमेंट कितनी कवर कर रहा है स्टूडेंट्स, सिर्फ 50,000 वाला पॉइंट ना। ठीक है, सेम इनवॉइस के लिए मान लो कि 60,000 की गुड्स उसने सप्लाई करे, लेकिन इनवॉइस इशू हुआ है सिर्फ और सिर्फ 50,000 का, तो जितने का इनवॉइस इशू हुआ या जितने की पेमेंट रिसीव हुई है, इनवॉइस इशू करेगा सप्लाई, पेमेंट रिसीव होगी। ठीक है, तो जितने का वो हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ उतने को ही, उतने के लिए हम टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे, उतने पे GST लाइबिलिटी अराइज होगी, बाकी पार्ट पे नहीं होगी। क्लियर, लिखो यहाँ पर, सपोज एग्जाम्पल भी लिखवा रही हूँ, पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, सपोज मान लो पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, इज एडवांस पेड, पार्ट ऑफ कंसिडरेशन एडवांस पेड, और इनवॉइस इशूड हो गया है पार्टली सप्लाई के लिए।
और इनवॉइस इशूड फॉर पार्टली सप्लाई। दोनों के केस में क्या हो रहा है, पूरी सप्लाई ऑफ गुड्स को कवर नहीं करा गया, तो इन दैट केस स्टूडेंट टैक्स किस पे होगा, टाइम ऑफ सप्लाई, जीएसटी लायबिलिटी कितने पे राइज होगी, सिर्फ और सिर्फ उतने पे जितने का इनवॉइस या पेमेंट जो है वो कवर पॉइंट हुआ है। ठीक है, तो जितने को पेमेंट या इनवॉइस ने कवर किया ना गुड्स की सप्लाई को 50,000, उसी पे जीएसटी लायबिलिटी राइज होगी और पे उतना ही नहीं होगी। टैक्स इज पेबल ओनली ऑन इशू ऑफ टैक्स इज पेबल। और एक काम करो कि आई नो कटिंग होगी, कोई बात नहीं, सिर्फ एक कटिंग कर लो, एक लाइन दिमाग में आई है वही लिख लो। तो टाइम ऑफ सप्लाई विल arise not on full supply। वो पूरी सप्लाई पे नहीं होगा जितने को इनवॉइस या पेमेंट में कवर किया है, सिर्फ उतने में ही होगा, 50,000 भी ही होगा। क्यों रेक्टिफिकेशन करें, मेरी क्लास में रेक्टिफिकेशन को एंट्री नहीं है दोस्तों। ये क्या है, अरे भाई जो इनवॉइस इशू हुआ या जो पेमेंट हुई है उसी से तो गवर्नमेंट ट्रैक करेगी। आपने कोई गुड्स सप्लाई करे तो दुकान पे आके स्टॉक थोड़ी ना चेक कर रही है, वो वहीं से ट्रैक कर रही है, तो उनके हिसाब से आपने 50,000 की है। क्या चलिए, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद क्या हुआ, कौन सी नोटिफिकेशन, अभी तक नंबर याद नहीं हुआ, कैसी बातें कर रहे हो, 66/2017 जिसने पेमेंट को हटा दिया। हाँ, उसके बाद प्रैक्टिकली देखें तो ये जो पेमेंट वाली हमने चीज कही है ये तो खत्म ही हो गई, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस के लिए पॉइंट अराइज होता है। ठीक है ना, तो ये लिख लो यहाँ पर स्टूडेंट्स, बट आफ्टर नोटिफिकेशन, अभी जिसको भी लग रहा है ना कि इतना क्यों लिखवा रहे हो, में सब कुछ दिया हुआ तो है, सच कह रही हूँ, जिस टाइम पे रिविजन करोगे यू आर गोइंग टू सेंड मी अ मैसेज दैट थैंक यू मैम। रिविजन करते टाइम इतनी हेल्प हो रही है, क्योंकि जो अपने हाथों से हैंड रिटन अपना लिखा होता है ना, उससे ज्यादा और कुछ भी आपके दिमाग में नहीं बैठता। ठीक है, सो बट आफ्टर नोटिफिकेशन टैक्स इज पेबल ओनली ऑन इशू ऑफ इनवॉइस। क्यों, क्योंकि पेमेंट वाला पॉइंट कट हो चुका है, यानी सिर्फ आई वाला पॉइंट ही मैटर करेगा। अब आता है, चलो ये पढ़ लिया सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, बट व्हाट अबाउट द सेक्शन नंबर 31, यानी वो कौन सी डेट है, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31। आइए वो करते हैं स्टूडेंट, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, या हम तब करेंगे अब लास्ट डेट, वो लास्ट डेट जहां तक एक सप्लायर को इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, उसने किया या नहीं बात की बात है, पर उसको कर देना चाहिए था। लिखो लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ought to have been issued। यानी यहां पर हम बात करने वाले हैं टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस की, कि क्या टाइम लिमिट दी गई है कि भाई आप इसके अंदर इनवॉइस इशू करो। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस, कौन सा सेक्शन है मैम, सेक्शन नंबर याद करना है क्या, हाँ करना है, सेक्शन नंबर 31। इसमें स्टूडेंट्स कवर करेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो कि अगर मान लो गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो क्या हो रहा है, उसके बाद कवर करेंगे कि अगर कंटिन्यूअस गुड्स सप्लाई हो रहा है क्या मतलब है, बता दूंगी, टेंशन ना लो। फिर हम बात करेंगे, हमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, गुड्स भेज दिए, उसको का सेल हो तो ठीक है, वरना वापस कर देना, उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो तीनों केसेस को पढ़ाऊंगी यहाँ पे मैं आपको, लिख लो कितने केस पढ़ेंगे, 3 केसेस। अगेन रिविजन पे हेल्प होगी, लिख लो 3 केसेस। ठीक है, तो केस नंबर 1 हमारे पास यहाँ आता है, केस नंबर 1, अगर सप्लाई ऐसी है जिसमें गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है, इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि जैसे नॉर्मली शॉप पर कोई आया सामान लेकर गया, गुड्स हमारी दुकान से मूव हो गए, इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, इनवॉइस नीड्स टू बी इशूड, इसके केस में अच्छा आपको क्या लगता है, अगर आप भी तल्ले पे बैठे हो दुकानदार, तब इनवॉइस इशू करोगे, मैम जिस टाइम वो मेरी दुकान से सामान लेके जाएगा ना, उस टाइम या उससे पहले इनवॉइस उसके हाथ में थमा दो, देखो तुम इतने का सामान लेके जा रहे हो, मुकर मत जाना, मरामत कर देना। वही सेम बात है, इनवॉइस नीड्स टू बी इशूड
invoice needs to be issued either before or at the time of supply. पूरी लाइन में साथ साथ ही लिखना, अपने आप लिखना भी, either before or at the time of supply, यानी at the time of removal of goods or movement of goods, जब goods वहां से जा रही है, either before or at the time of removal of goods, यानी जब गुड्स दुकान से बाहर जा रहे हैं उससे पहले तक इनवॉइस इशू कर दो। नॉर्मली हम दुकानदार बेसी करता है, आपको ये टी शर्ट खरीदने गए तो वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो आपको करेगा रुको इनवॉइस लो, पेमेंट करें, जाओ, ठीक है। सो कोई भी होगा वो आपको इनवॉइस उस टाइम तक इशू कर देगा अगर जेन्युइन बंदा है। या फिर इसको और क्या लिख सकते हो, डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि कोई घर पे सामान देने आ रहा है आपको, ठीक है, दैट इज ऑल्सो द गुड्स मूव हो रहे हैं। या फिर है मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू रेसिपिएंट, किसी भी तरीके से हमको गुड्स अवेलेबल करवा रहे हैं, मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू रेसिपिएंट, ऑल आर द सेम थिंग्स, बट लैंग्वेज कैसे लिखनी है ये उसका फर्क है, वो मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दी, क्लियर। चलो, और मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू रेसिपिएंट, आई होप सब लिखिएगा। चलो, यहाँ तक कोई डाउट है जल्दी से बता दो। अच्छा, वैसे बात आती है मैम अगर गुड्स की मूवमेंट इंक्लूड ना हो, ऐसा कोई केस हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ऐसा केस बेसिकली तब आता है, ठीक है, मान लो कोई गुड्स कहीं पे ना किसी की कोई मशीनरी है, ठीक है, वो मशीनरी वहां पर अटैच्ड है, वहीं पर ही है, उसने क्या किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मशीन से कर दिया और कहा भाई तुम इसको यहीं पे यूज कर लिया, दैट इज सप्लाई इन्वॉल्व्स नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, वहां से गुड्स मूव नहीं हुए। तो अरे जब उसको गुड्स वो हैंड ओवर कर रहा है कि अब से ये तुम्हारे हैं, उस दिन या उससे पहले उसको इनवॉइस इशू करो। ओके, चलो, सो अब यहाँ पर केस नंबर 2 है, मैंने आपको वैसे बता दिया। नॉर्मली अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है नहीं फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो क्या होगा, वही बात है, मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। केस नंबर 2 इज अबाउट इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, इन केस ऑफ कंटिन्यू। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, केस नंबर 2 क्या कहता है, इन केस कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ, बुक पे गिवन है बट साथ में नोट्स भी बना लो, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बात आ रही है, देखो बुक्स तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ में आप लोग बुक्स देख रहे हो, लेकिन रिविजन नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, अब यहाँ पर वो ये क्या कह रहा है, सुनो, मान लो स्टूडेंट्स ये रेसिपिएंट है मिस्टर आर और ये सप्लायर है मिस्टर एस, ठीक है। रेसिपिएंट ने सप्लायर को बोला है कि मुझे आपसे टोटल मेरी डिमांड है 100 kg रॉ मटेरियल की, आप मुझे लेकिन भेजोगे कैसे, आफ्टर एवरी 7 days, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 वीक, अप्रोक्स क्या बिल्कुल 1 वीक, आफ्टर एवरी 7 days आप मुझे 10 किलो का सामान भेज देना, 10 किलो रॉ मटेरियल भेज दो, ठीक है। पर ऐसे केसेस में बात ये आती है भाई हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या कहता है। चलो उसने तो आई और पी विच एवर बोलिए, पी तो हम अगर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग देख भी लेंगे, फिर नोटिफिकेशन उसको हटा देगा। यानी जो मेन फोकस है, मेन हमारा जो सुपरस्टार है, दैट इज इश्यूज ऑफ इनवॉइस। तो अब यहाँ पर सेक्शन 31 बता रहा है कि कौन सी ऐसी लास्ट डेट होगी जहां तक इसको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। ऐसे केसेस में स्टूडेंट ये देखेंगे कि आफ्टर एवरी पर्टिकुलर पीरियड, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर एवरी 7 days ही मान, ठीक है, या जैसे भी जो भी उसने पीरियड्स आपस में तय किए होंगे सप्लायर और रिसीपिएंट ने, वो कब है कि वो उसको पीरियोडिकल स्टेटमेंट भेज रहा है। मैम मतलब इनवॉइस भेज रहा है, इनवॉइस एंड द पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स आर नॉट इक्वल। पीरियोडिकल स्टेटमेंट वो होती है जहां पर उसने ट्रांसपोर्टर के थ्रू या कैसे भी भेज दिया, देखो अभी तक मैंने आपके भाई 20 किलो सामान भेज दिया, ठीक है ना, वो चीजें। या फिर वो ऐसा भी नहीं कर रहा, तो वो क्या कर रहा होगा, उसको पीरियोडिकल पेमेंट्स कर रहा होगा। कौन रुकेगा कि 100 किलो का सामान भेजो तब पेमेंट करने, नहीं ना, वो कुछ ना कुछ पीरियोडिकल पेमेंट कर रहा होगा। तो जब वो पीरियोडिकल स्टेटमेंट भेज रहा है, जब वो पीरियोडिकल पेमेंट कर रहा है, कोई भी बंदा स्टेटमेंट भेजेगा या पेमेंट करेगा, कब करेगा, जब इनवॉइस इशू हो, ठीक है। तो उसने यही कहा है, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स इज, कब हो जाना चाहिए था, इशुएंस आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ, इन दोनों से पहले, ठीक हो, आइदर बिफोर और at the time of
इशुएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट और रिसीट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट, जब वो पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू कर रहा है या जब वो पीरियोडिकल पेमेंट रिसीव कर रहा है उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, यानी लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशू। क्लियर? अब मान लो वो पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स आफ्टर एवरी 10 डेज भेज रहा है, तो भाई तब तक उसको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था उन 10 दिनों के लिए। दैट विल बी द डेट ऑफ आई इशुएंस ऑफ इनवॉइस, मतलब वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई। हो सकता है डाउट ना आए, हो सकता है आ जाए, होने को कुछ भी है। तो उसके केस में मैं एक डाउट आपका यहीं पर सॉल्व कर रही हूँ, दैट इज अगर आप सोच रहे हो मैम आपने लिख पाया रिसीट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट दिस वन पार्ट, पर आपने तो कहा नोटिफिकेशन ने इसको हटा दिया। नोटिफिकेशन ने क्या था, सुन लो, उसने कहा था टाइम ऑफ सप्लाई अब सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। बिल्कुल, ये डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस में एक पॉइंट है, एक्चुअल डेट या लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑफ टू हैव बीन इशूड। यहाँ पर हमने लास्ट डेट निकालने के लिए वो पेमेंट वाला पॉइंट देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 31 के अंदर ये पेमेंट वाला पॉइंट देखा है, सेक्शन नंबर 12 की केस में, मतलब हमने नोटिफिकेशन की केस में ये नहीं दिखा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, दैट इज नॉट टेकन फॉर द टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ पर हमने टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाला है, लास्ट डेट निकाली है जब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। ओके, सबको क्लियर? पक्का? चलो फिर एक एग्जाम्पल देख लो। मान लो स्टूडेंट्स पीरियोडिकल पेमेंट्स जो है वो ऐसे जा रही है 17 मार्च, 24 मार्च, 28 मार्च, उसकी मर्जी कभी भी भेजी, ठीक है। तो जब उसने पीरियोडिकल पेमेंट भेजी या एंड दैट इज नॉट व्हिचएवर इज अर्लियर, एक काम होता है दोनों में, ठीक है। या तो वो स्टेटमेंट्स भेज रहा है या वो पेमेंट कर रहा है, वो सेम डेज पे ही होता है। तो एक चीज देखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है वो देख लेना। तो इस डेट से पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, ये है लास्ट डेट। तो अब एक्चुअल डेट देखो, इससे पहले आ रही है या इसके बाद। मान लो इन दिस केस एक्चुअल डेट इज 15 मार्च, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट, एक्चुअल डेट या लास्ट डेट, विच एवर इज अर्लियर। सो आई की डेट बन जाएगी 15 मार्च, दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन? चलो ग्रेट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड केस यहाँ पर आ रहा है, केस नंबर 3। मैंने बोला था 3 केसेस में हम आपको करवाने वाली हूँ। केस नंबर 3 इज goods sent or taken on approval for sale or return। ये क्या है? इस केस में स्टूडेंट गुड्स जो भेजे जाते हैं या जो रिसिपिएंट गुड्स लेते हैं वो इस कंडीशन पे लेते हैं कि देखो अगर मेरा सेल हुआ आगे तो मैं रखूंगा, अदरवाइज मैं आपको गुड्स वापस कर दूंगा, या अगर गुड्स मेरे नहीं हुए तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है ना। अब ऐसे केस में इनवॉइस कैसे इशू करते हैं, क्या पता हम इनवॉइस इशू करें वो सामान वापस कर दे। चलो आप फिर एक बात बताओ, इफ यू आर अ शॉपकीपर, इफ यू आर अ सप्लायर, तो मैक्सिमम गुड्स वापस आने का कितने महीने वेट करोगे? पूरा साल? नेवर एवर मैम, आधा साल, 6 महीने, इससे ज्यादा तो नहीं करोगे। तो यानी लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड इन दिस केसेस, ये आता है स्टूडेंट या तो जिस टाइम उसने आगे सेल कर दिया, दैट इज बिफोर और एट द टाइम ऑफ, एक मिनट, बिफोर, either before or at the time of, or at the time of सप्लाई ऑफ गुड्स। जब उसने गुड्स आगे सेल कर दिए, ठीक है, तब तो पता चली गया भाई तुमने चिंतामणि गुड्स सेल कर दिए, तो अब तो हमें इनवॉइस इशू करने, तो हमें बताओ ना मेरे गुड्स सेल हो गए, मैं तुम्हें इनवॉइस इशू करूंगा, मेरी पेमेंट करो, ठीक है। सो फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, या फिर नहीं बता रहा चिंतामणि कि कब सेल कर रहा हूं मैं आगे, तो एज अ शॉपकीपर कब तक आप उसको इनवॉइस इशू कर दोगे कि भाई अब तो पेमेंट कर दो? 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, यानी जब आपने मान लो उसको 29 नवंबर को गुड्स भेजे थे कि चलो ठीक है सेल हुए, रख तो पैसे दे देना, अदरवाइज सामान वापस करना। ऐसा बेसिकली होता है न्यू प्रोडक्ट्स के केस, क्योंकि नहीं पता मार्केट में चलेंगे या नहीं, तो काफी बार मैन्युफैक्चरर होलसेलर ये स्कीम रखेंगे। तो या तो जब उसने गुड्स आगे भेज दिए, यानी जिसने आपसे गुड्स खरीदे थे ना इस कंडीशन पे, उसने गुड्स सेल कर दिए, वापस छोड़ना आएंगे अब, तो आप उसको इनवॉइस इशू कर दो लास्ट डेट। या फिर अगर ऐसा भी अभी तक नहीं हुआ, कह रहा अभी नहीं सेल हुए, तो 6 months जिस दिन आपने उसको गुड्स दिए थे, 6 महीने से ज्यादा कोई इंतजार नहीं करता, जीएसटी ने ये देख लिया। तो 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर,
जो भी डेट पहली आएगी उसको आप मान लोगे कि भाई मैंने जो है लास्ट डेट थी यहाँ तक इनवॉइस इशू हो गया होगा। मैम अगर उसने 6 महीने से पहले हमें गुड्स वापस ही करती फिर तो बात ही नहीं आती ना, फिर तो टाइम ऑफ सप्लाई है ही नहीं, गुड्स गए थे वापस आ गया, बात खत्म, सेक्शन लगेगा ही नहीं। क्लियर? तो वैसे अगर उसने गुड्स वापस नहीं करे तो या तो आगे सेल करे या फिर डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स से 6 महीना विच एवर इज अर्लियर शैल बी द लास्ट डेट जब तक एज अ सप्लायर आपको उसको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। ठीक है, अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कई बार ऐसा होता है हम दुकान पे गए, हमने इसको कह दिया भैया 1200 रुपए का सामान बनता है आप लेकिन अभी 1500 रख दो, खुले नहीं है, नेक्स्ट टाइम एडजस्ट करेंगे। ऐसा ही एडवांस पेमेंट जो है वो आपस में सप्लायर और कस्टमर भी करता है, जो थोड़े बिगर लेवल पे वो भी कर रहे हैं। तो अगर वो एडवांस पेमेंट एक्सेस पेमेंट जो है स्टूडेंट्स वो अप टू ₹1000 है तो क्या होगा, सप्लाई नहीं हुई लेकिन 1000 रुपए की पेमेंट ज्यादा करती है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आइए एक बार देखते हैं। बुक पर आ जाओ स्टूडेंट्स। तो ऐसे केसेस में क्या दिया गया था, ऑप्शन दिया था कि आप एक काम करो, वैसे क्या था नोटिफिकेशन, देखो नोटिफिकेशन आने से पहले की बात है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ने कहा आई और पी विच एवर इज अर्लियर, 1000 रुपए तक पे कहा था आप एक काम करो आपकी मर्जी है तो आप पेमेंट डेट मत दे, सिर्फ 1000 रुपए तक ही ज्यादा दिए, उससे ज्यादा तो नहीं। ठीक है, जैसे 1200 का सामान था आपने 1500 दे दी तो 1000 तक का ही एक्सेस अमाउंट है। जब उसके लिए इनवॉइस इशू करोगे तब टाइम ऑफ सप्लाई मान लेना। क्लियर? बट स्टूडेंट्स अब ठीक है मैम तब तो इनवॉइस डेट माननी थी। इन टर्म्स ऑफ द प्रोवाइजो, प्रोवाइजो का मतलब होता है सेक्शन की एक्सेप्शन। प्रोवाइजो तो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ने कहा था आई और पी विच एवर इज अर्लियर, इन्होंने कहा हम इसकी एक्सेप्शन बोल रहे हैं कि काम करो 1000 रुपए तक की पेमेंट पे ऑप्शन दे दिया सप्लायर को, ऑप्शन है कंपल्सरी उसकी मर्जी है, अगर वो चाहे तो सिर्फ इनवॉइस जब इशू करेगा तभी एक्सेस वाले अमाउंट के लिए वो टाइम ऑफ सप्लाई मान सकता है। पर प्रैक्टिकली क्या हुआ मैम, अब तो सबको ही सिर्फ आई पॉइंट मानना है, पी मानना ही नहीं है, नोटिफिकेशन ने हटा दिया, तो प्रैक्टिकली नाउ इट इज इररिलेवेंट। बट कई बार फिर भी एमसीक्यूज में आ जाता है कि तब क्या था, तो एमसीक्यू पर्पस के लिए इसको एक बार मुझसे रीड आउट जरूर कर लेना। ये था हमारे पास टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। कहीं कोई डाउट है तो पहले डाउट क्लियर करो, फिर पढ़ रहे हैं हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर द रिवर्स चार्ज प्रोविजन। ठीक है, अब पहला तो हम ये पढ़ते हैं कि सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 3 दैट इज रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है, ये सप्लायर है, ठीक है मिस्टर एस, इसने रेसिपिएंट को सामान दिया, ठीक है 10,000 रुपए का सामान दिया था, उस पर इसका मान लो 10% का जीएसटी लगता, यानी 10,000 रुपए प्लस 10,000 पे 10% 1000 रुपीज का जीएसटी, यानी 11,000 रुपए। नॉर्मल केस में रेसिपिएंट जो है सप्लायर को दे देता कि आप एक काम करो 10,000 खुद रखो, 1,000 रुपए गवर्नमेंट को दे देना। बट रिवर्स चार्ज के केस में मैंने आपको क्या पढ़ाया स्टूडेंट, पढ़ाया भी है सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के भी हाईएस्ट चांसेस है, बताया हुआ है मेरी आप, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बात आती है रिवर्स चार्ज में, ये जो रेसिपिएंट है ये सप्लायर को देगा 10,000 रुपए और रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। केसेस पढ़े हुए हैं हमने ऑलरेडी। 1,000 रुपए जो है वो अगर नहीं आपको पता सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 के बारे में तो प्लीज अभी के अभी पहले वो टॉपिक्स उठा लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर भी किसी को नहीं समझ आ रहा तो देखो बेसिकली जो लॉन्गर ड्यूरेशन है, मतलब जो काफी सारे पॉइंट्स है वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में है, वो मुझसे लिंक ले लो उसका। ठीक है, चलो सो अब 1,000 रुपए वो ये कह रहा है कि आप जाकर गवर्नमेंट को पे कर दो, यानी वेयर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट, ऐसा ही हो रहा है। अब इस केस में कौन सी डेट मारेंगे हम कि टाइम ऑफ सप्लाई है, क्यों मैम सप्लाई ने इनवॉइस इशू करा, अरे यहाँ तो देखो ना दोस्तों सप्लाई इनवॉइस इशू कर रहा है बट जीएसटी तो उसका लेना देना नहीं है ना, क्योंकि रेसिपिएंट को खुद टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर लगता है सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 3 विच इज वेरी इजी, वो ये कहता है आप 3 पॉइंट्स को ध्यान कर लो। पहला तो हर चीज हर बात यहाँ पर रेसिपिएंट की नजरों से देखोगे, सप्लायर की नजरें नहीं है, सप्लायर की नजरें नहीं है, रेसिपिएंट की नजरें है। ठीक है, क्योंकि रिवर्स चार्ज है तो हर बात, जैसे हम वहां देखते थे सप्लायर ने इनवॉइस इशू करा, सप्लायर ने पेमेंट रिसीव करी, नहीं, रेसिपिएंट क्या करेगा, क्या रिसीव करता है वो गुड्स। सो डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव, फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स का कोई लेना देना नहीं है, यहां पर कहा डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड।
जिस दिन गुड्स रिसीव हुए। उसमें सिंपल सी बात थी, फॉरवर्ड चार्ज में आया और पी विच एवर इज अर्लियर, नोटिफिकेशन में आकर पी को हटा दिया। यहाँ है जिस दिन गुड्स रिसीव हुए और डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई। कैसी बात करो, जिस दिन पेमेंट की सप्लायर नहीं या रेसिपिएंट की नजरें है। सो लिख लो यहाँ पर *1, अभी मैं आपको लिखवा भी दूंगी क्या रहेगी। सो डेट ऑफ पेमेंट, रेसिपिएंट ने पेमेंट जिस दिन करी होगी, रिसीव नहीं करेगा वो तो करेगा ना, पेमेंट डन करेगा। या फिर स्टूडेंट डेट इमीडिएटली फॉलोइंग। अच्छा आपको क्या लगता है नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? मैम इनवॉइस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जीएसटी गवर्नमेंट पता डिपार्टमेंट ने बैठ के सोचा होगा सोचा ऐसा, ठीक है, कि यार अगर हम ये सोचते हैं कि जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इश्यू करा, यानी अगेन बाजी जो है ना वो सप्लायर के पास जा रही है, क्योंकि उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं वो कब इनवॉइस इश्यू करेगा या कब तक इश्यू करना चाहिए था। नहीं, अब यहाँ मानते हैं जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इश्यू करा, यानी जिस दिन रेसिपिएंट ने इनवॉइस रिसीव करा, उससे लेकर डेट इमीडिएटली फॉलो। फॉर एग्जाम्पल 5 अप्रैल को उसने इनवॉइस इश्यू करा, यानी उसने रिसीव करा। जिस दिन इनवॉइस रिसीव हुआ स्टूडेंट, यानी जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ था एक तरीके से, वो डेट में उसके इमीडिएटली फॉलोइंग मतलब उसके नेक्स्ट डे 6 अप्रैल से 30 डेज का टाइम पीरियड काउंट करेंगे, और इन तीनों में से जो पहला आ रहा है दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। सो डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days from the date of issue of invoice, from the date of issue of invoice। ठीक है, या फिर कई बार होता है इनवॉइस इशू नहीं हुआ, इनवॉइस के नाम पर कुछ और इशू हो रहा है, ठीक है, और एनी डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की जगह कोई भी डॉक्यूमेंट। अच्छा वैसे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस कौन इशू कर रहा होगा, जल्दी से बताओ। मतलब इशू जो कर रहा है सप्लायर ही कर रहा है, तो उसको हम, लेकिन उसके कंधे पे हम सारा कुछ नहीं रखना चाहते, क्योंकि भाई ये तो रेसिपिएंट की बात है, रिवर्स चार्ज है, तो हमने उस डेट को नहीं माना, उससे नेक्स्ट डे से 30 दिन काउंट करेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, ये भी लिख लो भाई, या और कोई डॉक्यूमेंट उसमें इशू करा है तो उसके इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज। अब यहाँ पर एक अगर पेन कोई और कलर का है तो उससे लिखो, मतलब एक पेंसिल से लिखो या मार्क करो। एक पॉइंट बता रही हूँ, एग्जाम्पल लिख के बता रही हूँ। मान लो स्टूडेंट्स इनवॉइस डेट है 5 अप्रैल, सबको विजिबल है 5 अप्रैल, ठीक है। अब ऐसे केस में बच्चों क्या करेंगे मैम, 30 डेज विल काउंट, 30 दिन हम काउंट करेंगे इमीडिएटली फॉलोइंग डे से, यानी इमीडिएटली उसके अगले दिन से, यानी 6 अप्रैल से। अब कई बार वो कह देता है अगर 5 अप्रैल से काउंट करना होगा तो कितना होगा, तो हो सकता है कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाए या पेपर में भी लिखा हुआ मिल जाए कि डेट, या लिख लो 31st डे, इसकी जगह पर, ये जो मैं ब्लैक से लिख रही हूँ इसकी जगह पर ये लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब इसका क्या मतलब है ये देखो स्टूडेंट, अगर मैंने एग्जाम्पल में लिया 5 अप्रैल इनवॉइस इशुएंस डेट, इनवॉइस इशुएंस डेट, तो डेट इमीडिएटली फॉलोइंग दैट इज 6 अप्रैल, 6 अप्रैल से 30 दिन काउंट कर लो। अब अगर मैं कह रही हूँ 6 अप्रैल से 30 दिन काउंट करो, तो 5 अप्रैल से वही डे जाकर तब खत्म होगा मैम, अगर इसको भी मान लेंगे तो 31st डे, ठीक है ना। तो अगर इमीडिएटली फॉलोइंग डे से करेंगे तो 30 डेज, अगर उसी डेट से काउंट करना है तो 31st डे बैठ रहा है। बात समझे क्यों, अगले दिन से 30 दिन आ रहा है तो पहले दिन से तो 31 दिन ही बन रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, किसी भी तरीके से पेपर में आ सकता है। मैम कुछ नहीं आया तो लिखेगा 30 डेज वाली बात लिखते ना, because that is given in the material study material language, okay? समझे बात? चलो ग्रेट, आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। अब बात आती है, मैंने आपको ये जगह ना स्टार लिखवाया था, स्टार मार्क करवाया था, यस। क्या था वो मैम, एक आपने कहा था डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड, उसमें कोई पंगा नहीं, डेट ऑफ पेमेंट। अब हम स्टूडेंट जिस तरीके से फॉरवर्ड चार्ज में पढ़ा था हमने कि डेट ऑफ पेमेंट मतलब जिसको नोटिफिकेशन ने हटाया था उसका मतलब क्या था, जिस दिन बुक्स में रिकॉर्ड करी या जिस दिन बैंक अकाउंट क्रेडिट करा। अब ये तो रिवर्सल है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सारा का सारी बातें रेसिपिएंट पे है। तो डेट ऑन विच, जिस दिन रेसिपिएंट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स? रेसिपिएंट की। या फिर हम कहते थे मैम जिस दिन बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, एक मैं वीडियो हाइड कर लेती सो दैट यू कैन गाइस राइट बेटर। या फिर स्टूडेंट्स हम कहते थे जिस दिन बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब रेसिपिएंट के बैंक से तो पैसा जाएगा, यानी उसका बैंक अकाउंट जिस दिन डेबिट हुआ, डेट ऑन विच बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, डेट ऑन विच बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। ठीक है, तो जो भी डेट पहले आएगी, विच एवर इज अर्लियर शेल बी द डेट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, उस डेट को हम मान लेंगे डेट ऑफ पेमेंट। और नेक्स्ट डे क्या था हमारे पास? डेट ऑफ जो 30 दिन हमें काम करना है इमीडिएटली फॉलोइंग डे से। सो विच एवर इज अर्लियर, जो भी वो काम पहले आएगा उसी को स्टूडेंट्स हम बोलेंगे दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन नंबर 3। आई होप सबको क्लियर है। कोई डाउट, कोई भी क्वेरी है? नहीं? ओके मैम अभी तक आप आए नहीं, वीडियो हाइड है। हाँ बिल्कुल वीडियो हाइड है, उसको वापस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं स्टूडेंट, गुड्स रिसीव, पेमेंट वाला पॉइंट एंड ऑल, उस पर जाकर लिख लो विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, यहाँ लिख लेना, नोट्स में लिख लो विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? ये हो गया आपके पास, दैट इज अ रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में लेकिन एक बात और है मैम, वो क्या है? उसने कहा मान लो तीनों पैरामीटर्स अवेलेबल नहीं है, कोई भी रीजन है, तो अगर तीनों पैरामीटर्स अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा? इफ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन, if not possible to determine using above parameters, then student time of supply is equals to जिस दिन उसने, एक होता है गुड्स रिसीव होना, एक होता है अपने स्टॉक अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना कि मुझे गुड्स रिसीव हो गए हैं। सो डेट ऑन विच एंट्री पास हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट में कि भाई हमको गुड्स रिसीव हो गए हैं। ठीक है, सो डेट ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट ने जिस दिन ये लिखा था कि मुझे रिसीव हुए, एक्चुअल रिसीव हुए हैं, हो सकता है नेक्स्ट डे लिख रहा है, तो जिस दिन लिखा था ना वो डे हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, अगर अबव 3 पैरामीटर से इट इज नॉट पॉसिबल कि हम ये देख सके। क्लियर है? अच्छा, अब बात यहाँ पर आती है मैम वो जो आपने कहा था एडवांस पेमेंट पे टैक्स नहीं बनता, वो तो तब था ना दोस्तों जो फॉरवर्ड चार्ज वाला पॉइंट था। क्यों था फॉरवर्ड चार्ज वाला पॉइंट? द रीजन बीइंग IRP विच एवर इज अर्लियर, पी हटा दिया था उसने। यहाँ पे पेमेंट है तो यहाँ पे वो एडवांस टैक्स वाला पॉइंट यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। यानी मान लो यहाँ पर गुड सप्लाई हुए 70,000 के, कुछ पेमेंट पहले मिल गई थी, तो जो एडवांस पेमेंट भी रिसीव हुई थी, मान लो ये हुआ है 23 मार्च को, ठीक है, गुड्स रिसीव हुए 23 मार्च को, बट पेमेंट हो गई थी 19 मार्च को, तो वो कह रहा है एडवांस पे पेमेंट हो गई। कोई बात नहीं, पेमेंट रिसीव हुई है ना, मतलब रेसिपिएंट ने पेमेंट करी है, डेबिट हो गया उस पर बैंक अकाउंट, तो इसी को हम मान लेंगे डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, मतलब जिस दिन उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया या जिस दिन उसका अकाउंट डेबिट हुआ, अगर उन दोनों डेट में से ये डेट पहले आ रही है, एडवांस वाली डेट आ रही है, तो भी विच एवर इज अर्लियर, इसी को मान के हम रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। आई होप क्लियर है सबको। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेरी है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी आउट। ओके, अब नेक्स्ट सबसेक्शन की हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 12 का सबसेक्शन नंबर 4, यानी कि भाई वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं? अच्छा, मान लो मैंने आपको ये कह दिया भी कंग्रेचुलेशंस, आप क्या आए इंटरमीडिएट टैक्स में 70+ मार्क्स। ठीक है, तो इस खुशी में मैंने आपको कहा ये रहा आपके लिए 1000 रुपए का एक कूपन, एक वाउचर, जो आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाकर डोमिनोज के किसी भी आउटलेट पे उसको रिडीम कर सकते हो। मतलब आप डोमिनोज पे जाकर 1000 रुपए का कोई भी पिज्जा ले लो 1000 रुपए तक के, और उसके बदले में आपको रुपए नहीं देने, वो वाउचर देना। होता है ना ऐसा, कोई वाउचर हमें मिले, तो मान लो अमेजोन से हमें कोई वाउचर मिल गया, तो हम क्या करते हैं, बस उस वाउचर को यूज करके कुछ भी सामान परचेज कर लेते हैं या कोई भी सर्विसेज ले लेते हैं। अब ऐसे केस में स्टूडेंट्स बात आती है, सो कहना है कि वाउचर एक तरीके का ऐसा कूपन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम एक्सचेंज करके गुड्स या सर्विसेज ले सकते हैं। यस, तो वाउचर होता है
एक तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट, एक्सचेंजेबल इंस्ट्रूमेंट जिसको दिया और आप गुड्स और सर्विसेज वहां पे ले सकते हो। अब बात आई भाई इस वाउचर के केस में कब जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होएगी, वो देखते हैं। तो देखो, जब ये देखना है ना कि वाउचर्स के केस में भाई जीएसटी की लायबिलिटी कब अराइज होगी, तो दो तरीके के वाउचर्स की यहाँ पे हम बात करते हैं। दोनों में ना समझना क्या डिफरेंस है। पहला, मैंने आपको ये कहा कि कंग्रेचुलेशन यू गाइस गॉट 70+ इंटरमीडिएट एग्जाम्स। तो एक काम करो भाई, आप ये 1000 रुपए का डोमिनोज का वाउचर रखो। आपको पता है कि जब आप डोमिनोज पे जाओगे तो भाई आप क्या करोगे, उस 1000 रुपए का पिज्जा परचेज करोगे। अब जिसके दिमाग में कुछ और आ रहा है, मैम हम तो कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, मैम हम तो वो क्या चोकोलावा ले लेंगे, भाई एक बार ये मान लो कि वहां से सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा पिज्जा ले लेना, ठीक है। सिर्फ वो वाउचर जो है ना दैट इज एप्लीकेबल ऑन पिज्जा ओनली, ओके। चल, अब वहां पर स्टूडेंट्स उस वाउचर पे लिखा हुआ है दैट यू कैन परचेज एनी पिज्जा अप टू ₹1000, कुछ और हम वहां पे नहीं खरीद सकते। हाँ, ऐसे वाउचर्स आते हैं। यानी अगर मैं एक बात को बोलूं कि जिस टाइम पर वो वाउचर इशू हुआ, वी न्यू इट कि जब भी ये वाउचर रिडीम होगा, रिडीम मतलब होता है एक्सचेंज करके सामान लेना, तो आप उससे पिज्जा ही खरीदोगे जिसका जीएसटी रेट मान लो कि 18% है, तो 18% का ही जीएसटी होगा। वो लायबिलिटी वहां पे 18 की ही आएगी, ठीक है। मतलब उस कूपन के ऊपर का जिसको देना होगा गवर्नमेंट को, वो 18% पे देगा। चलो, आप लोगों का तो कुछ काम नहीं, आप तो पिज्जा खा के एंजॉय करना। लायबिलिटी जो है वो आपस में सप्लायर वाला देख लेंगे। अब तो ऐसे वाउचर्स को जो इश्यू करते टाइम पता है कि जीएसटी रेट क्या लगेगा जब भी रिडीम होगा, उनको कहते हैं आइडेंटिफिएबल वाउचर्स। जहां आपको पता है स्टूडेंट, बेसिकली आइडेंटिफिएबल वाउचर इज दैट वाउचर वेयर यू नो वेरी वेल कि आप इसको एक्सचेंज करके एक पर्टिकुलर आइटम ही ले सकते हो। वो ही कैटेगरी आप लोगे। ऐसा नहीं है कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लो या चोकोलावा ले लो या कुछ भी ले लो, नहीं। दैट इज एप्लीकेबल ऑन पिज्जा ओनली। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको ये बोला गया, आप 1000 रुपए का जाकर, ये Amazon वाउचर है और Amazon से कुछ भी परचेज कर लेना। नाउ यू हैव सो मेनी ऑप्शन। आपको पता है आप 1000 रुपए में कोई टी शर्ट ले सकते हो, कोई वॉच ले सकते हो, कोई यूटेंसिल बर्तन ले सकते हो, अरे भाई जो मर्जी हो, कॉफी मग ले सकते हो, जो मर्जी हो ले सकते हो। इट मीन्स ऐसे वाउचर जहां आपको बोल दिया कुछ भी लेना। अब एक दुकान तो बोलेंगे क्योंकि उसी से तो हम आपको वाउचर खरीद के देंगे। Amazon से हमने परचेज करके आपको वाउचर दे दिया 1000 का। अब यहां पर बोला गया ऐसे वाउचर्स को कहते हैं अनआइडेंटिफिएबल वाउचर। अनआइडेंटिफिएबल वाउचर्स यानी जहां पर एट द टाइम ऑफ इशू वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि उसका जीएसटी रेट क्या लगेगा। टी शर्ट का अलग है, वॉच का अलग है, कॉफी मग का अलग है, सबका अलग है। तो इसके केस में स्टूडेंट टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहता है। देखो, आइडेंटिफिएबल वाउचर के केस में इशू के टाइम पे पता है क्या जीएसटी रेट लगेगा, तो इन दैट केस टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफिएबल वाउचर के केस में रहता है डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। यानी जिस दिन वाउचर इशू किया मैंने आपको, वही डेट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, जिस दिन मतलब कि वाउचर इशू किया गया कि इसके बदले कुछ भी खरीद लो, तो वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई। वहीं पे जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी, ठीक है। बट इन द केस ऑफ दीज अनआइडेंटिफिएबल नॉन आइडेंटिफिएबल वाउचर, जीएसटी लायबिलिटी अराइज होगी। हमें जीएसटी का रेट तब पता चलेगा कि कौन सी आइटम खरीदी, जब वो कूपन रिडीम होगा। सो दैट इज डेट ऑफ रिडक्शन ऑफ वाउचर। समझ आ गई बात? विद लॉजिक समझ आ गई ना, कोई ग्रामिक रेक्टिफिकेशन नहीं। चलो वेरी गुड। तो लिखो स्टूडेंट्स ऑफ फटाफट से इसका प्रोविजन, दैट इज सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 4 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर्स, ठीक है। अब वाउचर्स कितने तरीके के हो गए। फर्स्ट हमारे पास आ गया आइडेंटिफिएबल वाउचर। सेकेंड स्टूडेंट्स हमने कवर किया अनआइडेंटिफिएबल और नॉन आइडेंटिफिएबल वाउचर। नॉन आइडेंटिफिएबल वाउचर, आइडेंटिफिएबल वाउचर के केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। पता था पिज्जा ही खरीदेगा और क्या खरीदना है वहां से, मतलब लिख दिया था ना कि आप पिज्जा ही ले सकते हो। अब नॉन आइडेंटिफिएबल के केस में डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। सिमिलरली स्टूडेंट्स, मान लो अगर मैंने आपको ये बोल दिया था कि आप जो है Amazon से जाकर एक पर्टिकुलर कॉफी मग ही खरीद सकते हो, तो आपको पता था कॉफी मग का ही जीएसटी रेट है, वही आइटम ले सकते हो, तो फिर वो हो जाता चाहे Amazon से खरीदना था चाहे कहीं से। अगर आइटम स्पेसिफाई है सो डेट उसको मानेंगे हम आइडेंटिफिएबल वाउचर, टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, ठीक है।
नॉन आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, यानी जब वाउचर एक्सचेंज करके सामान ले लिया, लायबिलिटी पता चल, जीएसटी रेट पता चल गया। ठीक है, ये था हमारे पास टोटल कंप्लीट सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 4। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, सब सेक्शन की, इनफैक्ट सेक्शन 12 सब सेक्शन 5। यहाँ हम करेंगे रेजिडुअल केसेस, यानी बचे हुए केसेस जो और किसी में नहीं वो इसमें। ठीक है, आपको पता है इनकम टैक्स में रेजिडुअल हेड कौन सा है इनकम का? आप इनकम टैक्स में रेजिडुअल हेड इज बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, कौन से हेड, कौन सा है? फिफ्थ हेड। तो ऐसे ही यहाँ पे क्लॉज नंबर 5 है रेजिडुअल की। रेजिडुअल दोनों बचा कुचा दोनों फिफ्थ में आ रहा है। ठीक है, याद रखना इसको। चलो, अब उसके बाद स्टूडेंट, अगर तो वहां पे रिटर्न फाइलिंग की डेट है, रिटर्न फाइलिंग के केसेस दिए हुए हैं, तो इन दैट केस टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है जिस डेट पर ड्यू डेट, ड्यू डेट का मतलब होता है जिस डेट पर इट इज रिक्वायर्ड टू फाइल द जीएसटी रिटर्न। देखो, एक जिस दिन आप कर रहे हो जीएसटी की रिटर्न फाइल समरी दे रहे हो गवर्नमेंट को, सेकंड जो डेट रिक्वायर्ड, जो गवर्नमेंट ने बोली थी 20 तारीख बोली थी कि सितंबर की रिटर्न 20 अक्टूबर तक भर दो, ड्यू डेट 20 तारीख। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है ये सब, डेट्स एक्शन में आपको रिटर्न चैप्टर में करवाऊंगी। ठीक है, सो उसको कहते हैं ड्यू डेट। सो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न। अब मान लो कोई ऐसा केस है जहां पर हम ये ड्यू डेट नहीं लगा सकते, क्वेश्चन में गिवन होगा दैट यू कांट फाइंड इट बाय द ड्यू डेट। ठीक है, सो इन दैट केस स्टूडेंट्स, अगर अदर केसेस हैं, रेजिडुअल है, कहीं और कवर नहीं हो रहा, तो वहां पर ड्यू डेट निकल गई। अब वो कह रहे हैं जिस दिन आपने एक्चुअली जीएसटी पे करा ना गवर्नमेंट को, वही हो गया टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, सो डेट ऑन विच जीएसटी इज पेड, डेट ऑन विच जीएसटी इज पेड। अब ऑब्वियसली मतलब वो कह रहे हैं या तो ड्यू डेट पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने की, ठीक है, या पीरियोडिकल रिटर्न का मतलब होता है मान लो उसने 2-3 ऑप्शन होते हैं, आप मंथली रिटर्न कर सकते हो, क्वार्टरली, तो जो भी टैक्स पेयर ने ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है उसी अकॉर्डिंग जो उसका पीरियोडिकल है, मान लो 1 महीने का है, 3 महीने का है, जैसा भी है, तो पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट। नहीं तो जिस दिन उसने जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया, अभी मान लिया लायबिलिटी आई थी, तुमने पे कर, ठीक है, मतलब सेम डे वहां बात खत्म। ओके, अच्छा मैम ये रेजिडुअल केस था तो इसका मतलब खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, सब सेक्शन नंबर 6 भी है जो हमें बताता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, सेक्शन 12 सब सेक्शन 6। अब हुआ क्या, पहले तो ये समझो, ये है मिस्टर, ये है मिस्टर, बताओ आर्या सप्लायर या रेसिपिएंट, क्या बनाना है इसको? जल्दी बोलो जल्दी, चलो रेसिपिएंट, ये है मिस्टर एस सप्लायर। अब सप्लायर ने रेसिपिएंट को 1 लाख रुपए का सामान दिया, रेसिपिएंट ने क्या किया, उसको ये कहा था कि मैं तुमको 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दूंगा। सप्लायर ने क्लियरली बोला था देखो अगर तुमने मुझे 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी, अगर तुम्हारी पेमेंट करने में डिले हुई, ठीक है, तुमने 15 दिन के 16वें दिन पे भी आए हो ना, तो मैं तुमको 1000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। यानी इन दैट केस 1 लाख रुपीज इज फॉर द सप्लाई एंड 1000 रुपीज इज फॉर द डिले इन द पेमेंट। ठीक है, आपने जो पेमेंट में डिले कर दिया, उसने रेसिपिएंट को बोला। अब ये बंदा 15 दिन के बाद नहीं गया, ये गया 17th डे पे, इसने उसको 2 पेमेंट्स करी, 1 लाख रुपए फॉर द सप्लाई, पूछा 1000 रुपए देने पड़ेंगे, कहता बात का पक्का हूं, देने तो पड़ेंगे 1000 रुपए। अब स्टूडेंट 1 लाख रुपए अलग है, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज वाला केस है, या जैसे भी उसका केस कवर होगा हो गया। ये जो 1000 रुपए एक्स्ट्रा दिए इसके बदले में उसने कोई सप्लाई करी है नहीं ना, ये तो उसने जो पेमेंट करने में डिले करी थी वो पेनल्टी है एक तरीके, वो लेट फीस है। ठीक है, अब उसको यहाँ पर उसका 1000 रुपए भी तो जीएसटी बनेगा तो है क्योंकि पेमेंट हुई है, तो इन दैट केस स्टूडेंट ये 1000 रुपए का जीएसटी जो पे होगा, यानी इसकी जो लायबिलिटी अराइज होगी वो अराइज होगी सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 6 में। तो अभी तक आप समझ गए होंगे, सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 हमें बताता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कोई भी एडिशनल वैल्यू अगर मिली है किस लिए, फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन। मैम लायबिलिटी कब अराइज होती है? इसकी लायबिलिटी अराइज होती है देवा स्टूडेंट जिस दिन एक्चुअली में वो जो 1000 रुपए सप्लायर को रिसीव हुए उसी दिन लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, क्योंकि उसको भी नहीं पता था, क्या पता वो 25 दिन के बाद आता। तो जिस दिन रिसीव हुए वो टाइम पीरियड जो है उसी दिन उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है। क्लियर, उसको मानते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। लिखो सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 6। तो
time of supply in case of enhancement in value on account of interest or late fee etc. अभी लिख लो, मैं समझा रही हूं. For delayed payment of consideration. For delayed payment of consideration, यानी उसने कहा जो एनहांस्ड वैल्यू उसको रिसीव हुई है या किसी भी तरीके से उसको इंटरेस्ट मान रहा है, लेट फीस मान रहा है, जो मर्जी माने, लेकिन क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक रीजन. ऐसा नहीं है कि उसने कह दिया देखो अगर मुझे तुम्हारी क्वालिटी पसंद नहीं आई ना तो हजार रुपए कम दूंगा या ज्यादा. अगर उसने कह दिया, अगर उसने ये कह दिया, मान लो कि अगर तुमने क्या किया, अगर तुम्हें मेरा सामान इतना अच्छा लगा मैं 1000 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा. नहीं, कोई और रीजन नहीं है, सिर्फ एक लौता रीजन है यहाँ पर कि उसने कंसिडरेशन पे करने में अगर डिले कर दी है, इस वजह से कुछ एडिशनल वैल्यू अब रिसिपिएंट ने दी है, कस्टमर ने ज्यादा पैसा दिया कि मैंने पेमेंट देरी से करी है, तो वहां ये जो है केस लगेगा. लिखो स्टूडेंट, टाइम ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स, जिस दिन उसको 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिले, सप्लायर रिसीव्स सच एडिशन इन वैल्यू. क्लियर? इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा सेक्शन नंबर 12, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स. ये 5 क्लॉजेस थे, जल्दी से मेरे साथ रिपीट करो. सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 2 फॉरवर्ड चार्ज, फिर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज, सबसेक्शन 4 वाउचर, सबसेक्शन 5 रेसिडुअल केसेस, सबसेक्शन नंबर 6 एनहांसमेंट इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट और लेट फी, रीजन फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन. क्लियर? आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा. कहीं कोई डाउट है तो डेफिनेटली पहले अपने डाउट्स क्लियर कर लो, उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.